एक बेटी को न्याय दिलाया निर्भया। उनकी माँ के साथ भी आप बहुत दिन रही। यहाँ एक आरोपी का जो ये कोलकाता रेप केस का जो आरोपी है, उसकी माँ का कहना कि मेरे बेटे ने ऐसा कुछ काम नहीं किया, उसके ऊपर आरोप लग रहे हैं, उसे दबाव के अंदर वो किया जा रहा है। तो क्या अगर ये आरोपी जो एक्सेप्ट कर ले रहा है डायरेक्ट कि मैंने रेप किया है, तो क्या आपको क्या लग रहा है कि माँ क्या सोच रही है? देखिए उत्कर्ष जी, अगर हम इस पर डिटेल बात करें सोसाइटी के स्ट्रक्चर की, तो इस देश के अंदर जो माँ है, उनका बेटा आतंकवादी हो, उनका बेटा कितना भी बड़ा मर्डरर हो, कितना भी बड़ा क्रिमिनल हो, कितना भी बड़ा रेपिस्ट हो, वो उसको प्रोटेक्ट करना चाहती है। ये माइंडसेट है। तो उसकी माँ की बातों पर उनकी माँ कह रही है कि मेरा बेटा तो इसमें नहीं है। तो भाई फिर कैसे, जो अभी पुलिस की भी एक इन्वेस्टिगेशन आई है कि ब्लूटूथ से कनेक्ट हो गए, उसके वहाँ पर वो पाए गए हैं, तो ये तो कंफर्म है कि वो वहाँ मौजूद था और वो उस जगह पर मौजूद है जहाँ पर डेड बॉडी है उस बिटिया की। तो इसको हम बाहर तो नहीं कर सकते, माँ की बात पे नहीं जा सकते। अब दूसरा अगर एंगल की बात करें कि जो ये लड़ाई है बेटियों को सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटी की लड़ाई है, ये घर के अंदर भी माओ को भी लड़नी पड़ेगी। अगर उनके बेटे कल्प्रेट हैं तो उन माओ को आगे आकर के अपने बेटों को ना पुलिस को देना पड़ेगा कि ये एक देश की बेटे के स्वाभिमान, सम्मान, उसके जीवन की, उसके सेफ्टी सिक्योरिटी की लड़ाई है। तो ऐसे अपराधी कहीं पर भी हों, किसी के घर में भी हों, उनको फ्रंट पर जिस दिन कर दिया माओ ने, बहनों ने, तो मुझे लगता है कि आधी लड़ाई तो हम ऐसे ही जीत जाएंगे। लेकिन उनको प्रोटेक्ट करने आ जाते हैं। और मैंने बहुत सारे केसेस में ये नोटिस किया है, चाहे पॉलिटिकल मैटर हो, एक दो हुए। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में, एक सेंगर जो थे, उनका केस था, उसमें उनकी वाइफ आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही, मेरे पति ने ये नहीं किया। अब इसके पीछे कारण ये भी, अगर और हम बैकग्राउंड में जाएंगे, कि उस घर को मेंटेन करने वाला बेटा है। अब वो बेटा क्रिमिनल है, पति क्रिमिनल है, उससे हमें लेना देना ही नहीं है। वो एक हमारी कॉमन जो लड़ाई है इस जेंडर को उसके प्रति सेंसिटिव बनाने की, उसको प्रोटेक्ट करने की, वो उनके लिए गॉड है, उससे कोई मतलब नहीं है। उनको मतलब है कि अगर ये व्यक्ति जेल चला गया, चाहे वो कितना भी बड़ा अपराधी है, तो मेरा क्या होगा। तो एक तरफ उनको भी हमें इतना एम्पावर्ड और इतना हमें लॉजिकल बनाना है कि वो दूसरे घर की बेटी के सेफ्टी सिक्योरिटी के बारे में सोच पाए, ना कि अपने घर के बेटे को प्रोटेक्ट करने के बारे में। तो ये चीजें भी जरूरी हैं और ग्रास रूट लेवल पे काम करने की जरूरत है। मैं एक चीज़ पढ़ रहा था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपने भी पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा, जो चीज़ें उसमें मेंशन की गई कि आंखों से खून निकल रहा है, मुंह से, प्राइवेट पार्ट से, गले की जो हड्डी है एडम्स एप्पल और ये सब टूट चुकी हैं। तो ये मैं आपने इतने केस को देखा है, इतने रेप के केस को देखा है, आपको क्या लगता है कि ऐसे जो रेपिस्ट होते हैं उनकी क्या माइंडसेट होती है कि वो इस लेवल तक किसी को जान से मार देंगे रेप करने के लिए? देखिए, एक चीज़ तो ये है कि इसमें मैंने देखा है, ये बेटर आपको जो डॉक्टर्स हैं जो इस सारे फील्ड के, वो बेटर बता पाएंगे कि मानसिकता क्या होती है। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है कि जिस भी ये अपराधी हैं, ये जिस बेटी के साथ अपराध करे उसको ये एज ए ह्यूमन बीइंग कंसीडर ही नहीं करते। चाहे वो निर्भया केस की बात करें, जिस तरीके से उनके साथ क्रूअलिटी की गई, तो वो एक एनिमल वाली जो है, जानवर वाली जो मानसिकता है, वो मानसिकता उनके दिमाग में रहती है। वो फ्रंट से कुछ भी दिखें, सोसाइटी के बीच में घूम रहे, लेकिन वो जानवर वाली मानसिकता लिए घूम रहे हैं। तभी जब उनको मौका मिलता है, और ऐसी हमारी कोई बेटियां ऐसे प्लेस पर या कहीं पर भी, बस में, स्कूल कॉलेज में, कहीं पर भी होती हैं, तो उनके साथ ये अपराध होता है। तो ऐसी मानसिकता वाले लोगों की वो मानसिकता क्यों पनप रही है? क्या हमारी अपब्रिंगिंग में वो कमी है? क्या हमारे स्कूल कॉलेज, जहाँ पर हमें मोरलिटी की डेफिनेशन को बना करके हमें जो मोरलिटी सिखानी है, हम क्या उस पर काम कर रहे हैं? क्या हम उस इथिक्स पे काम कर रहे हैं कि एक बच्चे के साथ स्कूल में बैठने वाली दूसरी बच्ची वो ह्यूमन बीइंग है, ना कि वो एक ऑब्जेक्ट है, ना कि वो एक डिफरेंट जेंडर है। वो डिफरेंट जेंडर हो सकती है लेकिन है तो ह्यूमन बीइंग। तो हम उसके प्रति उसको सेंसिटिव नहीं बना रहे हैं, और उस बेटी को हम उस तरीके से नहीं बना रहे कि वो सोसाइटी का मेन रोल में आ सके। उसको हम अपब्रिंगिंग में एक को गुड़िया दे रहे हैं, दूसरे को वेपन दे रहे हैं।
तो जो गुड़िया है वो सेंसिटिव है, जो वेपन लिए है वो बाहुबली है, और बाहुबली क्या करता है, वो क्राइम कर रहा है। तो ये बहुत सारे एंगल पे मुझे लगता है ग्रास रूट लेवल पे काम करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात है कि हमने अभी इस केस की बात करें या निर्भया केस की भी बात करें, जितने भी केसेस मेरे पास मैं हैंडल कर रही हूँ, एक केस का एग्जांपल दूंगी। पड़ोसी है, 15 साल की बच्ची है, उसका रेप करके उस बेटी को केरोसिन डाल के जिंदा जला देता है, और वो बेटी को फिर कहता है कि अगर तूने सच बताया तो तेरे भाई को भी मार देंगे। वो बेटी डर के वजह से स्टेटमेंट कुछ और दे रही है। बाद में जब वो दूर होते हैं तो वो सच बताती है। उसमें मैं केस फाइट करी, मेरी जान को खतरा है। जो दूसरे काउंसिल को खड़ा किया, उनकी जान को खतरा है। डॉक्टर्स बयान देने आ रहे हैं, उनकी जान को खतरा है। तो ये लड़ाई तो अपराधियों को सजा दिलाने की तो बाद में हो जाती, पहले तो फिर कहीं कहीं अपने आप को प्रोटेक्ट करने की हो जाती है। ट्रायल को सही से जो केस है उसका ट्रायल सही कराने की हो जाती है। और उससे भी पहले जरूरी है, निर्भया केस की बात करें, अभी ये वेस्ट बंगाल में हमारी डॉक्टर बेटी के साथ जो अपराध हुआ उसकी बात करें, या हजारों बेटियों की बात करें, ग्रास रूट लेवल पे काम ये करना है कि हमें इन्वेस्टिगेशन नहीं चाहिए, हमें पुलिस नहीं चाहिए, हमें हमारी डिग्निटी के साथ जीवित रहने का अधिकार है। हमें वो प्रिवेंटिव रिलीफ चाहिए जिससे हमारे खिलाफ क्राइम ही ना हो। तो उस एंगल पे तो हम काम ही नहीं कर रहे। और दूसरा, मैं निर्भया केस के बाद दिल्ली में बात चली कि जो डार्क स्पॉट है वहाँ पर सीसीटीवी कैमराज लगाए जाएंगे। उत्कर्ष जी, मैंने एक चीज़ नोटिस करी, अभी एक केस हुआ था सादाबाद डेयरी के पास, उस बेटी को शायद 35 जो चाकू मार दिया गया। अब उसमें देखा कि वो सीसीटीवी जो फुटेज है उसमें वो दिख रहा है। एक छागला केस हुआ, उसमें वो कार में वो बेटी को वो लेते घर, वो भी सीसीटीवी कैमराज में। हम सीसीटीवी कैमराज का इस्तेमाल किस लिए कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि उसमें रिकॉर्डिंग आ जाए, बाद में वो इन्वेस्टिगेशन में हमें हेल्प करेगी। ना कि जो सीसीटीवी कैमराज का ऑपरेटर है वो ये प्रिवेंटिव मेजर्स का काम करे वहां बैठ करके कि इमीडिएटली उसको कैमरा को ऑपरेट करे उस सिस्टम को, और वो इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म करे कि वहां पर ऐसा क्राइम हो रहा है और ये हमारे कैमरा में ये फुटेज है, अब जाकर के उसको प्रोटेक्ट करें। तो हम तो अभी बात कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने की बात नहीं है, प्रिवेंटिव मेजर्स पर हमें काम ही नहीं कर रहे हैं। हम काम कर रहे हैं इस चीज पर कि चलो अपराध हो गया है, अब इसको फांसी की सजा दिलानी है। अपराध के बाद का बात क्या है? इस निर्भया केस में 4 लोगों को फांसी की सजा हुई। अगर डिटरेंस होता तो ये अपराध नहीं होता। अगर उनका डर होता तो दिशा रेड्डी जो आंध्र प्रदेश में उस बेटी को जिंदा जला दिया गया, उसके बाद हजारों बेटियां, अभी अयोध्या में एक बेटी के साथ अपराध हुआ। मेरे पास ऐसे सैकड़ों केसेस मैं बता दूंगी जो कि मीडिया में नहीं है, तो उन बेटियों के साथ नहीं होता। तो डिटरेंस भी जरूरी है, वो लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी है कि सोसाइटी का जो माइंड सेट है एक जेंडर का, वो बदले महिलाओं के प्रति, तब तो हम अपनी बेटियों को सेफ सिक्योर कर पाएंगे। अदरवाइज तो आए दिन ऐसे मैटर होते रहेंगे। क्या आरोपियों के अंदर सरकार का या कानून का कोई डर नहीं रहा? इतने कड़े प्रावधान हैं, डेथ पेनल्टी तक है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक है, लेकिन फिर भी कोई डर नहीं। अगर डर होता तो फिर ये क्राइम नहीं होता। अब जैसे आपने कहा कि डेथ पेनल्टी भी है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, एक केस में जब एक अपराधी को पकड़ा जाता है, वो उस केस का ट्रायल जो है 5 साल 10 साल चल रहा है, तो वो अपराधी तब तक छूट करके बाहर आ जाता है, बेल पर आ जाता है, बेल पर आकर के वो क्राइम कर रहा है अगेन। तो फिर कहाँ से उसके अंदर डर होगा? नहीं है सरकार का डर, सरकार उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। और दूसरी चीज़ अगर आप देखेंगे कि जब ये ट्रायल बहुत लंबा चलता है तो जो अपराधी बाहर आ रहा है वो चैलेंज कर रहा होता है सरकार को कि आप देखो हमने क्राइम भी किया और आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसमें उत्कर्ष जी एक और अगर हम चीज़ पर बात करें कि अगर मैटर थोड़ा सा ऐसे है कि किसी का स्टॉकिंग का मैटर है, किसी बेटी को कोई स्टॉक कर रहा है या किसी का हरासमेंट का मैटर है, उसमें थाने से बेल मिल जा रही, इमीडिएटली उनमें कोर्ट से बेल मिल जा रही, 10 दिन में मिल जा रही, 15 दिन में मिल जा रही। इन केसेस को हम कैसे केसेस कंसीडर करें कि ये हीनियस क्राइम नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति जो है जिसको एक्यूज्ड को बेल मिली है उसका माइंडसेट क्या है कि इस फीमेल को मैंने स्टॉक किया, इसके साथ मैंने फिजिकल टच किया, इसका हरासमेंट किया, इसकी इतनी हिम्मत कि इसने मेरे खिलाफ FIR कराई,
तो वो आ करके उस बेटी का मर्डर भी कर रहा है, उसको और हरास कर रहा है। और ऐसा एक केस आपको याद होगा 1-2 साल पहले हाथरस में हुआ था। एक बेटी को खेत में, वो अपने फादर के साथ काम कर रही थी, उसके फादर को उसने गोली मार रही थी सिर में, और वो इसीलिए मारी थी क्योंकि उसके फादर ने अपनी बेटी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। वो 354 IPC का मैटर था। अब आप समझिए कि कितना हमें कलेक्टिवली वर्क करने की ज़रूरत है, इस सिस्टम को उस डायरेक्शन में सोचने की ज़रूरत है। डर इसीलिए नहीं है क्योंकि हम फेल हैं एज ए सिस्टम। हम कानून बना दे रहे हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं करा पा रहे। सरकार की नाकामी है, और वो साफ दिख रही है, इस केस में भी दिख रही है। अगर सरकार की नाकामी नहीं होती तो जिस सिविक पुलिस को वो अपॉइंट करे वही अपराध करता क्या? तो इसमें तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी नाकामी है कि आप ऐसे व्यक्ति को भी अपॉइंटमेंट दे रहे हैं जो कि ऑलरेडी क्रिमिनल प्रवृत्ति का व्यक्ति है। इसमें तो एक लूप होल हो गया ना कि जो हम लोग पहले कैरेक्टर सर्टिफिकेट और ये सब चीज़ों को वो करते हैं, आपने तो पुलिस ने उस तरह की, अगर इस पर लार्जेस्ट लेवल पे मुझे लगता है इन्वेस्टिगेशन जो CBI ने किया है ना, तो इसमें तो पूरी चैन जो है जिन्होंने अपॉइंटमेंट किए उन सबको सस्पेंड करना चाहिए और उनके अगेंस्ट में भी चार्ज फ्रेम होनी चाहिए, क्योंकि कुछ हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड होता है। वो स्टैंडर्ड कहाँ है कि आप जिनको अपॉइंटमेंट दे रहे हैं, जिनको अपॉइंट कर रहे हैं, वो व्यक्ति कैसे कैरेक्टर का है, उसके पीछे क्या उसका बैकग्राउंड है, क्या वो हैबिचुअल ऑफेंडर है या नहीं, ये सारी एंगल्स आपने चेक करे हैं। अगर नहीं करे हैं तो इस बेटी के डेथ के लिए तो फिर सिस्टम ही जिम्मेदार हो गया ना। तो पहले तो इस सिस्टम को पनिश किया जाना चाहिए, देन आफ्टर वो फिर अक्यूज को पनिश किया जाना चाहिए। लेकिन उत्कर्षी वही बात है कि निर्भया केस में 7 साल लगा, लोग तो होप भी खो चुके थे कि होगी भी कि नहीं होगी, उसमें नाबालिग, लेकिन